अभी हम मौजूद हैं रायपुर रेलवे स्टेशन में। रायपुर रेलवे स्टेशन मॉडल रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ से हम बिलासपुर यानी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से न्यायधानी बिलासपुर की यात्रा करेंगे। इस दौरान हम ट्रेन में सवार यात्रियों से चुनावी चर्चा के अलावा देश के अनेक मसलों पर बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। तो हम सवार होने जा रहे हैं साउथ बिहार एक्सप्रेस में। साउथ बिहार एक्सप्रेस दुर्ग से चलकर दानापुर की ओर जाती है। अगर इतिहास के नज़रिए से देखा जाए तो यह ट्रेन दक्षिण कोसल से पाटलिपुत्र को जोड़ने वाली ट्रेन है। इस ट्रेन में छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार के यात्री यात्रा करते हैं। आइए अब ट्रेन में सवार यात्रियों से बात करते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं देश की सियासी नब्ज को। चांस तो राहुल गांधी के भी देना चाहिए। कितने बार मोदी को जिताना है, एक बार कम से कम राहुल को भी चांस देना चाहिए। चुनावी माहौल में तो इस बार राहुल गांधी काफ़ी माहौल लग रहा है। अच्छा खास राहुल गांधी काम भी करते हैं। तो हम सवार हो चुके हैं साउथ बिहार एक्सप्रेस में। यहाँ हम यात्रियों से बात करके जानेंगे क्या है देश में चुनावी हालात। कहाँ जा रहे हैं भैया? पटना। पटना जा रहे हैं। हाँ। तो वहीं कहीं हैं? हाँ, पटना कहीं लेके रहते हैं रायपुर में। रायपुर में। हाँ। क्या हालात है चुनावी? बस चल रहा है मोदी जी। कुछ खास वजह? मोदी जी की गारंटी है। राहुल गांधी भी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कोई कांग्रेस में चेहरा ही नहीं है। मोदी जी के टक्कर देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मोदी। आपके बिहार में क्या हालात है? बिहार में भी थोड़ा थोड़ा 50-50 है, क्योंकि नीतीश जी कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, तो वहाँ 50-50 चांस है। और छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति दिख रही है? काम धाम हो रहे हैं, विकास कुछ डेवलपमेंट हुआ है कि क्या स्थिति बन रही है? अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकार, अभी चूँकि पिछली सरकार कांग्रेस की थी राज्य में, अभी बदलाव हुआ है और अब चूँकि लोग डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या डबल इंजन सरकार से कुछ फ़ायदा होता है या कहने की बात? होता है ना, होता है, फायदा होता है डबल इंजन सरकार से। कुछ फ़ायदे बताइए। फायदे का लोग क्या चाहिए? बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रोड चाहिए। आप भी इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। आप बताइए क्या माहौल है, क्या हालात हैं, कुछ डेवलपमेंट दिख रहा है, क्या स्थिति नज़र आ रही है आप लोगों को? हाँ, डेवलपमेंट तो दिख रहा है। वही सड़कें का निर्माण अच्छे से हो रहा है और डेवलपमेंट दिख रहा है। तो क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार? बीजेपी के ही चांसेस लग रहे हैं ज़्यादा। ज़्यादा चांसेस बीजेपी के ही लग रहे हैं। कुछ खास वजह? अब मोदी ने जो 10 साल में किया है और विपक्ष है तो एकजुट हो नहीं पा रही है, इस वजह से कोई अपोजिशन स्ट्रांग अपोजिशन अभी दिख नहीं रहा है कोई। राहुल गांधी भी पूरे देश में घूम रहे हैं, बहुत पद यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं लग रहा है 2024 में कहीं? है लेकिन कुछ आ सकती है सीटें, लेकिन उतना स्ट्रांग अपोजिशन नहीं बन पा रहा है। ट्रेन में और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। 2024 में ऊंट किस करवट बैठेगा, इन सारी बातों को लेकर हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, ये तो वही लगभग मोदी सरकार है, क्योंकि दूसरों को चेहरा दिख नहीं रहा दूसरे पार्टी से, तो इसलिए सबको अगर ओपोनेंट में चेहरा दिखता कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग, राहुल गांधी है, ऐसा नहीं है, लेकिन सब 10 साल से लोग मोदी जी को देखते आ रहे हैं, तो वही एक चेहरा उन लोगों के मन में छपा हुआ है। तो
तो इस चेहरे में इस चुनाव में मोदी जी का चेहरा ज़्यादा भारी पड़ रहा है या स्थानीय कैंडिडेट? मोदी जी का चेहरा ज़्यादा भारी पड़ रहा है, और वो इसलिए क्योंकि स्थानीय लोग जो हैं सब जाएंगे घूम फिर के लास्ट में मोदी जी के पास ही जाएंगे, और ओपोनेंट में कोई चेहरा दिख नहीं रहा है। एक दिल्ली में जैसे हो सकता है आम आदमी पार्टी को जैसे चल रहा है, यहाँ तो आम आदमी का एक चेहरा धीरे धीरे वो मतलब कुछ सालों में लगेगा कि दूसरी पार्टी आ सके, लेकिन अभी तो फिलहाल मुश्किल है इस बार के चुनाव में। अच्छा, जैसा आरोप लगते आ रहे हैं कि मोदी सरकार ईडी, आईडी ऐसे जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है और उनके जरिए, तो ये क्या लग रहा है अब एक मतदाता के नज़र से? अब वो तो हर इंसान पे अलग अलग लगेगा, हर इंसान के सुझाव वो मतलब जो भी एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है वो जो जांच कर रही है उससे पता चलेगा क्या निकलता है नतीजा। वो अब सरकार जो केंद्र में है अब उसके पक्ष में जाएगा या उनके पक्ष में जाएगा। तो 10 साल से मोदी सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी या कुछ ऐसी स्थिति क्या आपको नज़र आ रही है, क्या लग रहा है? अब इस बारे में ये बोलना ठीक मेन ये रहेगा कि अब अब मोदी सरकार की बात करें तो सरकार ने भी बहुत सारी चीज़ें बोली थी जिसमें मेरे ख्याल से सब चीज़ें हुई नहीं है, और अधिकतर देखें तो सरकारी लोगों को मोदी पसंद नहीं है, प्राइवेट लोगों को पसंद है बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब जैसे अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सरकार पैसे काटने, जैसे अब पीएफ में पैसे कटेंगे सबके, सब चीज़ें में कटने वाले पैसे, तो अब इस हिसाब से और सरकारी नौकरी भी जल्दी से मिलने वाली है नहीं, तो अब दिक्कतें हैं। अब इस बार देखिए, अब चेहरा मेन अगर चेहरा सही रहता तो फिर कुछ दूसरे को मिल जाता, लेकिन चेहरा सही नहीं है तो सभी वोट मोदी जी को ही जाएंगे। तो इनका कहना है कि चेहरा पूरा लब्बो लुआब या पूरा जो दारोमदार चेहरे पर टिका हुआ है, अब यही चेहरा ही आगे का भविष्य तय करेगा। क्या स्थिति है आपके दुर्ग लोकसभा की? लोकसभा में तो ऐसा है कि विजय बघेल जी खड़े हुए हैं, और जो भी है अभी सब मोदी जी के जो उन्होंने जो काम किया है उसके आधार पर ये सीट निकल जाएगा। बाकी बघेल जी का अपना कुछ व्यक्तिगत तो उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो भी निकलेगा, अभी जो सीट निकलेगा वो मोदी जी के जितने भी कार्य किए हैं, जो उपलब्धि बनाई है उसके आधार पर ये निकल जाएगी। तो मोदी जी की उपलब्धि के आधार पर कैंडिडेट की जीत हो सकती है। अच्छा, ये कहना है आपका। तो मोदी जी की कुछ प्रमुख उपलब्धियां क्या किए हैं मोदी जी? देखिए, अभी देखा जाए तो पूरे भारत में जो भारत को विश्व में जो एक मतलब उपलब्धि दिया है, विश्व में आज भारत का नाम है, हर क्षेत्र में भी भारत का नाम लिया जाता है। मोदी जी के कारण भारत का विश्व में नाम है, प्रतिनिधित्व है। कम से कम विदेश के अन्य जो महत्वपूर्ण जो नेता लोग हैं वो हम कम से कम भारत के मामले में भारत को अपने राय में शामिल कर रहे हैं अभी। और जिस तरीके से अभी उन्होंने G20 सम्मेलन किया जिसमें पूरा विश्व का प्रतिनिधित्व भारत ने किया है, ऐसा करके मोदी जी ने जो भारत को एकीकृत किया है, संदेश दिया है विश्व को कि भारत ही विश्व गुरु बनेगा। और जिस तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं अभी, है ना, तो ये आने वाले 5 साल में भी निश्चित है इसका प्रभाव पड़ेगा, और इस प्रभाव के कारण मोदी जी विश्व में फिर ख्याति प्राप्त करेंगे। तो राहुल गांधी जी जैसे लगातार आरोप लगा रहे हैं या न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उनका ये कहना है कि भारत पीछे जा रहा है, देश को पीछे ढकेला जा रहा है, या फिर उनकी जो न्याय यात्रा है या गारंटी है, जो 5 गारंटियां हैं कांग्रेस की, क्या वो चुनाव में भारी पड़ती नज़र नहीं आ रही हैं? नहीं, ये तो खैर, ये तो देखिए, भारत में चुनाव एक त्यौहार की तरह होता है और पक्ष और विपक्ष अपने अपना दायित्व निभाते हैं। तो जाहिर है कि विपक्ष को तभी जब तक आरोप नहीं लगाएंगे तब तक जो बाकी पब्लिक है, आम पब्लिक है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। रही बात राहुल गांधी जी का, तो मुझे उनका जो बोलचाल और उसके व्यक्तित्व में उतना मैच्योरिटी नहीं दिखता जो अभी वास्तव में भारत का प्रतिनिधित्व करने में उसमें जो क्षमता है वो मुझे नहीं दिख रहा है। और रही 5 गारंटी की जो बात है, उसमें एक ही गारंटी मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि रोज़गार की बात,
वास्तव में अभी जो जिस तरीके से भारत युवा देश है अभी, तो युवाओं के लिए जो रोज़गार का जो सही में अभी जो एक मुद्दा बन रहा है, ये हो सकता है चुनाव में भी मुद्दा बन सके। बाकी अन्य गारंटी का उतना महत्व नहीं है, जैसे बोल रहा है कि हम रोज़गार देंगे, इतना देंगे, तो ये इनका कोई बेस उन्होंने बताया नहीं कि रोज़गार कैसे देंगे। अब उनका जो बोलने का जो तरीका है, हम आलू फैक्ट्री से आलू पैदा करेंगे, मतलब बोलने में जो मैच्योरिटी होती है ना, वो नहीं दिखता उनका। तो इसलिए कहना है कि वो रोज़गार पैदा कर देंगे, ये बोलने मतलब एक तरीके से चुनाव में जीत का हथकंडा है, एक तरीके से हथकंडा है। बाकी कोई वो बहुत विस्तृत रूप से जानकारी नहीं दी है कि हम रोज़गार कैसा पैदा करेंगे। जी, आप ये कह रहे हैं कि अभी मैच्योरिटी उनकी बातों में दिखाई नहीं दे रही है, जैसा तुलनात्मक रूप में मोदी जी में दिखती है। तो अभी भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र जो है बहुत ज़्यादा नयापन तो नहीं है, जो उन्होंने अभी तक जो किया है उसमें ही कंटिन्यू है, उसी में कंटिन्यू है। जैसे गरीबों को छत देने की बात हुई, वो भी चल रहा है उनका पहले से। और जो बीमा की बात है, 70 साल से ऊपर के व्यक्तियों को 5 लाख तक का मुक्त, ये भी एक तरीके से पहले से चला आ रहा है। हाँ, रही बात, उन्होंने 2 चीज़ नया जोड़ा है, यूसीसी जो है, यूसीसी और एक और जो है, उन्होंने बोला है कि इस साल हम इसको लागू करेंगे। तो ये एक तरीके से भारत को इंटीग्रेटेड करने के लिए उन्होंने एक जो सोच बनाई है, और जिस तरीके से उनका कहना है कि उन्होंने एक लक्ष्य लेके चलते हैं और उनको पूरा करते हैं, तो जाहिर में इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। इस ट्रेन में कई महिलाएं भी हैं, तो हम उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका आगामी चुनाव को लेके या अभी जो चुनाव होने जा रहा है उसको लेके महिलाओं का क्या दृष्टिकोण है, ये सब बातें, उनके विचार क्या हैं, ये सब जानने के लिए हम कुछ ट्रेन में मौजूद कुछ महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। जी छत्तीसगढ़ के ही हैं? हाँ, छत्तीसगढ़ रायपुर। जी अच्छा, ये बताइए, महतारी वंदन की राशि मिली? हाँ, 2 महीने से हमें अकाउंट में मिल रही है, और मैंने तो ऑनलाइन विश्वकर्मा योजना का भी फॉर्म भर दिया है, और होप कि जल्द वो एग्जीक्यूट भी हो जाए। अच्छा, तो ये योजनाएं तो बीजेपी की हैं, है ना? और कांग्रेस भी बात कर रही है कि अगर उनकी सरकार आती है केंद्र में, तो महिलाओं को 1 लाख सालाना देने की घोषणा उन्होंने भी की है। जो उनकी 5 गारंटियां हैं, उसमें एक गारंटी ये भी शामिल है। तो ऐसे को आप कैसे देख रही हैं? क्या वो गारंटी पूरे देश में कि महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देना संभव है, या दे पाएगी कांग्रेस? पर्सनली ऐसे थोड़ा 2 मिनट सोचने से लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। कैसे 1 लाख, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज़ नहीं मिल सकता। 1000 समझ में आता है कि ठीक है, चलो थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ेगा, इधर उधर एडजस्ट करके वो फायदा हमको मिल रहा है, लेकिन 1 लाख संभव ही नहीं है, ये झूठे वादे हैं। 1 लाख संभव नहीं है, ये वादा पूरा करना बहुत कठिन है। बहुत कठिन, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चुनाव मुद्दे पर यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे हम तो हिंदूवादी जैसे राष्ट्र चाहते हैं, तो सनातन धर्म को जो आगे बढ़ाए, इसके लिए मोदी जी सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए मैं मोदी जी के पक्षधर हूँ, क्योंकि सनातन धर्म को वो आगे बढ़ा रहे हैं। संत महात्माओं को मान सम्मान मिल रहा है, इसलिए मोदी सरकार के ही पक्ष में हूँ। इस चुनाव में राम मंदिर भी मुद्दा बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा राम मंदिर मुद्दा। इतने बरसों से जो राम मंदिर का मुद्दा अटका हुआ था, वह अभी मोदी जी ने इतने अच्छे से वहाँ मंदिर का उद्घाटन हुआ, सारे लोग गए, लोगों के प्रति लोगों के मन में एक फिर आस्था भक्ति फिर से पुनः जागृत हुआ। इसलिए राम मंदिर का मुद्दा इस बार फिर आएगा, और लोगों में बहुत अधिक रूप से फिर भाजपा के प्रति प्रेम फिर बढ़ेगा। तो अभी देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं जी, और क्या हालात दिख रहे हैं, क्या सीन नजर आ रहा है 2024 में? देखिए 2024 में तो अभी जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जो विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है, जेन्युइन मुद्दा है, पर लोगों तक ये कितना पहुंच रहा है और वोट में कितना असरदार हो पाएगा, यह भविष्य में छुपा हुआ है। और जहां तक कि पक्ष के सपोर्ट है भाजपा की तरफ से, इनका राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्र और देश के नागरिकों का सम्मान, इन मुद्दों पे
चल रही है। पर इस बार जो इन्होंने घोषणा पत्र अपना जारी किया है, कल ही मोदी जी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, जिसमें उन्होंने महंगाई को या बेरोजगारी को उतनी प्रमुखता से नहीं उठाया जितनी प्रमुखता से उठाना चाहिए था। पर फिर भी देश के लोगों का विश्वास तो मोदी जी के ऊपर है। और कांग्रेस या जो इंडिया गठबंधन है, यदि अपनी बातों को अच्छे ढंग से उठाए तो मेरा जहाँ तक बार उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन इस बार भाजपा को एक चुनौती तो दे ही सकती है, पूरे देश भर की बात की जाए तो। अभी अरविंद केजरीवाल जी अंदर हैं और ऐसा आरोप लग रहा है कि मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। और केजरीवाल जी चूंकि जेल में हैं, जेल में से सरकार चला रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, जहाँ तक दिल्ली की बात है, यदि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हैं तो ऐसे मतलब सीएम के लिए अरविंद केजरीवाल का वहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। फिर जहाँ तक अभी लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का उतना ज़्यादा असर अभी फिलहाल तो ऐसा दिख नहीं रहा है, या इंडिया गठबंधन का, क्योंकि वहाँ पे गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस और आप मिलके चुनाव लड़ रही है वहाँ पे। तो टक्कर है, एकदम पिछले बार जैसा एकदम वन साइडेड तो नहीं है, पर फिर भी प्लस में भाजपा है। अभी पिछले 10 साल में आप रेलवे में कुछ सुधार, कुछ विकास, कुछ देख रहे हैं? मैं स्वयं एक रेलवे कर्मचारी हूँ और रेलवे में सुधार इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जिस कारण से कुछ ट्रेनें लेट होती है तो यात्रियों को असुविधा हो रही है। फिर भी लोग को जानकारी है, लोगों को पता है, तो उतनी नाराज़गी नहीं है। लोगों का ध्यान है कि स्टेशनों का साफ सफाई से लेकर के अलग अलग रूट पे ट्रेन, जहाँ एक लाइन थी वहाँ 2 लाइन हो गए, जहाँ 2 लाइन थी वहाँ तीसरी लाइन का काम चल रहा है, जहाँ 3 लाइन थी हमारे छत्तीसगढ़ में ही, वहाँ भी चौथी लाइन का काम भी चल रहा है। तो लोग, जनता ये देखते हुए कि रेलवे में काम चल रहा है बहुत, तो जन समर्थन तो है केंद्र की तरफ में, और जो असुविधा हो रही है उसको भी यात्री सह रहे हैं और कोई शिकायत उतनी प्रमुखता से नहीं कर रहे जितनी असंतोष होना चाहिए था यात्रियों को। क्या देख रहे हैं, क्या चुनाव में रेलवे में कुछ सुधार उधार हुआ है? रेलवे का सुधार तो यही हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अच्छा, निजीकरण हो रहा है रेलवे का? हाँ जी, निजीकरण हो रहा है। तो कैसे, कुछ चीजें बताइए कैसे? कुछ चीज़ें जैसे कि हर एक रेलवे का डिपार्ट है जो उसमें तो प्राइवेटाइजेशन ही होते जा रहा है ना, और प्राइवेटाइजेशन में तो बेरोजगारी है, तो काम करना ही है लोगों को, और इसकी वजह से है जो सैलरी भी ठीक ठाक प्राइवेटाइजेशन वालों को तो नहीं मिल पाता। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन होने से जो है, एक तो जॉब की किल्लत हो जा रही है, दूसरी जो है आप जैसा बता रहे हैं कि सैलरी भी कम मिलती या टाइम से नहीं मिलती, ऐसी समस्या भी आती है। हाँ, ऐसी समस्या भी आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी क्या हालात है चुनाव के, क्या सीन दिख रहा है? चुनाव का तो ये भाजपा को आना चाहिए, वैसे आ ही जाएंगे, जैसा माहौल लग रहा है वैसा। कि जो भाजपा का संकल्प पत्र है उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही गई है, तो ये कितना कारगर दिख रहा है? क्या वास्तव में इससे लाभ होने वाला है? चाहे फाइनेंशियली देखें, समय की बचत देखें, क्या आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? हाँ, मतलब जैसे जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लाइक इट इज़ रियली बेनिफिशियल है सबके लिए। इसमें लोगों को एक वोटिंग करनी है, सपोज मैं एक जगह पे जॉब कर रहा हूँ, मेरा वोटिंग दूसरी जगह पे है, वो ट्रैवलिंग टाइम के लिए मेरे सिर्फ वोट देने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है। सो मोरऑल देखा जाए तो बचत तो टाइम की होती ही है, उसके साथ पैसे की बचत होती है। एक सिस्टम जहाँ पे एक बंदा जो मतलब हर एक चीज़ के लिए हर बार अलग अलग चुनाव करते, तो उसी बंदे को अलग अलग जगह पे अपने को पैसा उतना ज़्यादा खर्चा होता है, तो समय की बचत के साथ साथ पैसे की बचत होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट तो सबके लिए अच्छा है, सबने उसका स्वागत करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा अच्छा। इस लोकसभा चुनाव में कौन कौन से मुद्दे ऐसे दिख रहे हैं जो चुनाव को अफेक्ट कर सकते हैं? चुनाव को सर अफेक्ट करने वाले, देखिए मतलब ओवरऑल लोगों की सोच के ऊपर भी डिपेंड है बहुत। मतलब कुछ को लगता है कि ओवरऑल अच्छा हो रहा है, किसको लगता है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट एरिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इम्पैक्ट करने वाले मुद्दे रहेंगे, कुछ कुछ जगह पे रोजगार,
और पर्टिकुलरली जो एजुकेटेड लोग हैं उनका बेरोजगारी की जगह में बात कर रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ग्राउंड लेवल पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को रोज़गार तो मिल जाता है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोज़गार मिलना वहाँ पे दिक्कत कभी आ सकती है। कुछ जगह पे यूथ नाराज भी हो सकता है, बिकॉज उनको एक्सपेक्टेड वो जॉब नहीं मिल रहा, स्टिल दे आर एजुकेटेड, तो वो एक फैक्टर है। बाकी तो ओवरऑल मोदी जी अच्छा ही काम कर रहे हैं, ओवरऑल मुझे तो ऐसा लगता है। ओवरऑल सरकार स्टार्टअप को लेके बड़ा जोर दे रही है और अभी जो सीमा है इस घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में 20 लाख की बात कही गई है स्टार्टअप के लिए। तो इस तरह के प्रयास क्या होते रहने चाहिए और क्या इससे और उम्मीदें हैं? देखिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देना वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। बिकॉज क्या हो रहा है, अपना ये माइंडसेट चेंज होना ज़रूरी है। जॉब हर लोगों के लिए गवर्नमेंट क्रिएट नहीं कर सकती है, जॉब खुद को चेंज करना पड़ेगा, सो दैट जो एडिशनल बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही है उसको यूज़ करके कुछ ना कुछ। आज इंटरप्रेन्योरशिप देखिए, आज इंडिया में पहले कंपेरेटिव टू दो 5 इयर्स, लास्ट 5 इयर्स देखते, 10 इयर्स देखते, तो इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी है। मतलब वो स्टार्टअप भी बहुत से लोग चालू कर रहे हैं, कुछ लोगों को पता नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा अवेयरनेस और बढ़ना चाहिए उस केस में कि किस प्रकार से स्टार्टअप में गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है, तो आप किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हो। और अल्टीमेटली स्टार्टअप से ही आगे इंडिया बढ़ेगा, बिकॉज ये जो ट्रिलियन इकोनॉमी करना है तो वही काम करेगा। सर का कहना है कि स्टार्टअप से ही इंडिया आगे बढ़ेगा और इसके लिए थोड़ा अवेयरनेस ज़रूरी है। इस ट्रेन में और भी यात्री हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे 2024 का चुनावी माहौल कैसा है। पब्लिक, गवर्नमेंट और प्राइवेटाइजेशन दोनों, मतलब तीनों का संगम एक साथ अगर हो तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अब हर चीज़ में देखिए, आप अगर रेलवे को देखें या फिर गवर्नमेंट जितने भी अदर प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन थोड़ा बहुत हो रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारे रोज़गार डेवलप हो रहे हैं। और स्किल डेवलपमेंट जो मोदी जी लेकर आए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे जो बेरोज़गार युवा हैं वो अपने स्किल्स को डेवलप करके, चाहे आप IIT में ले लें, चाहे आर्मी, नेवी या फिर फोर्स में ले लीजिए, वहाँ पर से भी स्किल डेवलपमेंट के लिए आप वहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग सबसे मेन मुद्दा अभी इतना बढ़ा हुआ है, वहाँ पर से बहुत सारे लोग छोटे छोटे अपने रोज़गार चालू कर रहे हैं। और जो ये विपक्ष में बातें होती हैं दुनिया भर की, मुझे तो लगता है कि ये सब चीज़ें बस उनको मुँह का देखने के लिए ही मिलता होगा, क्योंकि जितने अच्छे से यहाँ पर डेवलप हो रहा है, और ख़ासकर बोलूँ तो रेलवे के लिए ही बोलूँगा कि अगर जैसे अभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं हम लोग, तो काफ़ी अच्छा सिस्टम अभी हो गया है। साफ़ सफाई के मामले में हो, थोड़ा टाइमिंग का इशू है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। बट खाना आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाते हैं, सर्विसेज पूरे अच्छे से मिल रहे हैं। अब टाइम टेबल्स भी उतने, मतलब आपको टिकट के लिए उतनी लाइन नहीं लगानी पड़ती, ऑनलाइन सुविधा हो गई है सारी चीज़ें। तो ओवरऑल अगर देखूं तो सारा चीज़ बेनिफिशियल ही है। हमारी ट्रेन अब पहुंच चुकी है भाटापारा रेलवे स्टेशन। भाटापारा रेलवे स्टेशन में कुछ और सवारियां भी इस ट्रेन में सवार हुई हैं। तो आइए हम और लोगों से जानना चाहेंगे कि देश में क्या हैं चुनावी हालात। चुनावी हालात ऐसा है कि सरकार ठीक है, हम इससे खुश हैं, लेकिन ये ट्रेन के परिचालन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी हमारा कल गोंदिया बरौनी वाला ट्रेन कैंसिल हो रहा है। मतलब अभी 1-2 साल से इतना प्रॉब्लम चल रहा है ट्रेन को लेके, मतलब कभी ट्रेन कैंसिल, कभी लेट। आदमी को, आप मान लीजिए किसी को एकदम इमरजेंसी है और उसको पहुंचना है गंतव्य स्टेशन तक, वो जा नहीं पाता है। तो सरकार से हमारा यही गुजारिश है कि इस चीज़ को आप अपने व्यवस्थित करिए। इसी चीज़ में गड़बड़ है सरकार, ट्रेन परिचालन में। और हमसे सरकार से कोई शिकायत नहीं, चाहे अभी जो वर्तमान सरकार है, चाहे आने वाली सरकार हो। हमारे इससे यही गुजारिश है कि आप ट्रेन परिचालन को बढ़िया से वो व्यवस्थित करिए, क्योंकि ये आम पब्लिक की ये है, सबसे सुविधा और सबसे सस्ता ये है ट्रेवल करने के लिए। ट्रेनों में एक बड़ी शिकायत यह भी मिल रही है कि उनकी व्यवस्था में कई खामियां हैं, चाहे सुरक्षा की बात देखें या संचालन को लेके। ट्रेनों के संचालन को लेके भी लोगों की काफ़ी शिकायतें हैं। तो इस बारे में हम और बात करेंगे। आप बताइए कि क्या दुरुस्त होनी चाहिए व्यवस्था, किस तरह सुधार होना चाहिए? सुधार ये होना चाहिए कि आप जो टाइम टेबल का सबसे बड़ी सुविधा है,
मतलब टाइम एक प्रॉपर स्टेशन पे गाड़ी टाइम पे पहुंचना चाहिए। जो पब्लिक को कहीं और पकड़ना है, मान लीजिए कोई इलाज के लिए जा रहा है और उसको गंतव्य स्टेशन पे जाना है तो वो नहीं जा पाता है। किसी का प्रसव का रहता है, पेशेंट चलता है, उसका ट्रेन में ही डिलीवरी हो जा रहा है, 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा लेट हो रहा है गाड़ी। कई गाड़ियाँ 10 घंटा लेट होती है। साफ सफाई वगैरह की क्या स्थिति? साफ सफाई ठीक है, पहले से बहुत व्यवस्था दुरुस्त है साफ सफाई की। बस ये परिचालन में ही बहुत ज़्यादा मतलब टाइम टेबल में इन लोग मेंटेन नहीं हो पा रहा है। सुरक्षा में भी अच्छी खासी बढ़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा महिलाओं को लेकर थोड़ा सा तो कुछ महिला आरपीएफ वगैरह को भी ट्रेनों में देना चाहिए। लोगों का ये भी कहना है सुरक्षा की दृष्टि से कुछ महिला सुरक्षा कर्मियों को भी ट्रेनों में तैनात किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं को सुविधा महसूस हो सके। क्या होता है ना, जनरली अगर महिला रहेगी तो जेंट्स पुलिस के पास बोलने में उनको हिचकिचाहट रहता है। मान लीजिए कोई उसको टच कर दिया तो वो बोलने में हिचकिचाहट होता है, और लेडीज़ पुलिस रहेगी तो उसको बोलेगी कि मेरे को एक फलाना आदमी टच कर रहा है, तो उसको बोलने में हिचकिचाहट खत्म हो जाएगा। तो कम से कम जो महिला आरपीएफ है ना, उनको भी ट्रेन में परिचालन के साथ देना चाहिए। सरकार किसी की भी आए लेकिन रेलवे में सुधार होना चाहिए। बहुत से यात्री ये इसी बात को लेके बार बार दोहरा रहे हैं कि ट्रेनों की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन। करीब 120 किलोमीटर के इस सफ़र में हमने अनेक लोगों से कई विषयों पर चर्चा की और उनकी राय जानी, और इस बहाने देश के सियासी हालात को समझने का प्रयास किया। एशियन न्यूज़ आपको इसी तरह अलग अलग सफ़र पर ले जाता रहेगा। फिलहाल बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर संजय दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।